दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे हमारे देश में विशेषकर झारखंड और बिहार में जो गवर्नमेंट स्कूल हैं उनके जो प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे कि उनका जो गवर्नमेंट का जो इतना इन्वेस्टमेंट है प्राइमरी एजुकेशन पे उसका आखिर रिजल्ट क्या है और उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन क्या है। तो दोस्तों मैं एक चीज़ बताता हूँ कि मैं करीब 15 सालों से सरकारी विद्यालय में बिहार में और झारखंड में दोनों राज्यों में बतौर शिक्षक। बिहार में मैं +2 में टीचर था, उसके बाद झारखंड में मैं मिडिल स्कूल में टीजीटी हूँ। तो मैं इस रिज़ल्ट पे पहुँचा हूँ करीब 15 साल के अनुभव के बाद कि गवर्नमेंट का जो इन्वेस्टमेंट है, गवर्नमेंट विशेषकर गवर्नमेंट प्राइमरी, अपर प्राइमरी या इसको आप जूनियर सेकेंडरी कह सकते हैं, हाई स्कूल एंड +2 एजुकेशन पे, तो मैं लगभग इसी कंक्लूजन में पहुंचा हूं कि जो अकॉर्डिंग टू टाइम जो डिमांड है सोसाइटी को, कंट्री को, या फिर जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन यूनिट्स हैं या एजेंसीज हैं, उनके लिए किस तरह के एम्प्लॉयर चाहिए, किस तरह के स्टाफ चाहिए, किस तरह के इंजीनियर टेक्नीशियन चाहिए, किस तरह के साइंटिस्ट चाहिए। और हमारे जो ये जो फैक्ट्रीज है, एक्चुअल स्कूल को आप क्या कहेंगे, एक तरह का रिसोर्स सेंटर फैक्ट्री है जो कि एक मान लीजिए ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करती है। और डेवलपमेंट का सीधा रिलेशन एम्प्लॉयमेंट से भी है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, चूँकि एम्प्लॉयमेंट आजकल सबसे बड़ा फैक्टर है। अगर कोई बच्चा हमारे विद्यालय में पढ़ रहा है और इन फ्यूचर जा कर के वो अनस्किल्ड रहे या उसके अंदर कोई अकॉर्डिंग टू टाइम हम कोई क्वालिटी जनरेट नहीं कर पाएँ, क्वालिटी क्रिएट नहीं कर पाएँ, तो आखिर उस तरह के एजुकेशन का कोई इम्पोर्टेंस नहीं रही। क्योंकि जो चीज़ें हैं समय के अनुसार होनी चाहिए। अगर हम 2025 में हैं तो आज जो बच्चा हमारे यहाँ पढ़ रहा है हाई स्कूल में या +2 में या कॉलेज में है, तो उसको हर हाल में 5 से 10 साल के अंदर एम्प्लॉयमेंट चाहिए। और एम्प्लॉयमेंट के लिए जो जो कंडीशंस हैं, जो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने वाली जो एजेंसीज हैं, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे कोऑपरेटिव सेक्टर हो, कोई भी हो, चाहे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो, उनको किस तरह के लोग चाहिए या कैसे लोगों की ज़रूरत होगी 2040 में, 2035 में, 2045 में, किस तरह के इंजीनियर्स की ज़रूरत होगी, किस तरह के डॉक्टर्स की ज़रूरत है सोसाइटी को, किस तरह के साइंटिस्ट की ज़रूरत है, किस तरह के सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में क्या क्या चेंजेस जाएंगे, उस समय क्या क्या टेक्नोलॉजी आएगी, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसका क्या रोल होगा, और उसके अनुसार जो एम्प्लॉयमेंट का जो स्ट्रगल होगा वो किस तरह का होगा, किस तरह के डॉक्टर्स चाहिए, इंजीनियर्स कैसे चाहिए, वर्कर्स कैसे चाहिए, स्किल्ड वर्कर्स कैसे चाहिए, अनस्किल्ड वर्कर्स कैसे चाहिए। तो हम लोग इसी मंथन पर आजकल पहुँचे हैं कि सरकारी स्कूल जो है या हमारे जो बच्चे जो हमारी स्कूलों से निकल रहे हैं वो सही दिशा में नहीं जा रहे हैं। उनको जाना चाहिए और सरकार वो चीज़ें उपलब्ध नहीं करा पा रही है जो कि जिस अनुसार उसको एम्प्लॉयमेंट मिल सके। ठीक है, बच्चों को मध्याह्न भोजन मिलना चाहिए, निश्चित मिलना चाहिए, चूँकि रूरल एरियाज़ है, रूरल एरियाज़ में कुपोषण की समस्या है। वो एक बड़ा वर्ग है जो पूरी तरह से एग्रीकल्चर पर डिपेंड है, एक बड़ा वर्ग है जो पूरी तरह से सेमी एम्प्लॉयड है या अनएम्प्लॉयड है रूरल एरियाज़ में, या सीजनल एम्प्लॉयमेंट जो जनरेट होता है विशेषकर एग्रीकल्चर सेक्टर हो, बहुत बड़ा टाइम उसमें ऐसा होता है जो कि लोगों को रोज़गार नहीं मिलता है। तो उन लोगों के बच्चे हमारे यहाँ पढ़ते हैं, उनको तो एक वेलफेयर स्टेट होने के कारण हमारी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सारे लोगों को एमडीएम मिलना चाहिए, मिड डे मील ही नहीं बल्कि और सारे जो रिक्वायरमेंट्स होते हैं, साइकिल, कपड़ा, जूता,
सैनिटरी नैपकिन्स, ये सारी चीज़, बुक्स, कॉपीज, ये बहुत अच्छी चीज़ है, सरकार दे। लेकिन जो मूल चीज़ है हम देख रहे हैं कि विगत वर्षों में हम नहीं दे पा रहे, नहीं दे पा रहे। सरकार मिसगाइड हमको कर रही है, फालतू के कामों में टीचर्स को उलझाया जा रहा है, अपार आईडी टीचर बना रहे हैं, पढ़ा नहीं पा रहे। एमडीएम के सारे रिपोर्ट्स 3 नंबर में अनाप शनाप रिपोर्ट भेजते रहिए, जिनका कि टीचिंग एक्टिविटी से कोई लेना देना नहीं, वो ऑफिशियल या नॉन ऑफिशियल एम्प्लॉई उसके लिए हैं, लेकिन कुछ करते नहीं है। सारा काम टीचर, सारा वर्क टीचर, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर। तो हो ये रहा है कि स्थितियाँ, हमारे बच्चे सिर्फ डिग्रियाँ ले रहे हैं, एग्जामिनेशन से जैसे तैसे बच्चे पास करते हैं, बड़े पैमाने पर चीटिंग हो रही है परीक्षाओं में, बच्चे पास कर जाते हैं, उनके पास सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, एडमिट कार्ड्स है, ये सारी चीज़ें हैं, वो अब प्रमोट हो जाते हैं नेक्स्ट क्लास के लिए, चाहे वो कॉलेज के लिए हो जाए, इंटरमीडिएट सेक्शंस के लिए हो जाए, या पोस्ट ग्रेजुएट के हो जाए। लेकिन एक्चुअली है क्या, इससे होने वाला क्या है? एक सर्टिफिकेट धारी एक नया वर्ग पैदा हो रहा है जिसके पास सर्टिफिकेट है। पहले होता था, आज से 30-40 साल पहले लोगों को सर्टिफिकेट नहीं होता था, गवर्नमेंट को एम्प्लॉई चाहिए, गवर्नमेंट को स्टाफ चाहिए, लेकिन नहीं मिल पाता था चूँकि उनके पास सर्टिफिकेट नहीं। लेकिन आज सिचुएशन बिल्कुल इतर है। सिचुएशन आज ये है कि लोगों को सर्टिफिकेट काफ़ी है, बड़े पैमाने पर सर्टिफिकेट गवर्नमेंट एजेंसीज के द्वारा बांटे जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी के द्वारा, कॉलेज के द्वारा, बोर्ड के द्वारा बांटे जा रहे हैं, लेकिन बच्चों के अंदर क्वालिटी नहीं है। वो सिर्फ सर्टिफिकेट लेकर के गवर्नमेंट वैकेंसी का वेट करते हैं कि एलडीसी की बहाली आएगी, एसएससी की बहाली आएगी, जेपीएससी की बहाली आएगी। इंडिया में पब्लिक सेक्टर भी लगभग नहीं के बराबर मान के चलिए, क्योंकि इतनी बड़ी जो मैन पावर हमारे पास है, जिनको एम्प्लॉयमेंट चाहिए, उसके कंपेरिजन में देखिए तो गवर्नमेंट को कोई बड़ा जॉब सेक्टर नहीं। कुछ क्लर्क की बहालियाँ, कुछ ऑफिसर्स की बहालियाँ, चाहे सिविल सर्विसेज की बहालियाँ, उसकी संख्या मात्र क्या है, 100-200 है, और हर साल लगभग 20 लाख बच्चे मैट्रिक इंटरमीडिएट करते हैं। उनको एम्प्लॉयमेंट चाहिए, आखिर उनका फ्यूचर क्या होगा? ये तो बहुत बड़ा सोचने का विषय है। इस पर लोग मीडिया में बैठ करके कुछ बहस भी कर लेते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए कोई जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। तो हम तो व्यक्तिगत रूप से ये कहना चाहेंगे कि गवर्नमेंट को विद्यालयों हो चाहे कॉलेज हों, सब में फालतू इंटरफेरेंस, लोकल अथॉरिटीज़ का इंटरफेरेंस, पब्लिक का इंटरफेरेंस, ये बंद करना चाहिए। और गवर्नमेंट को बच्चों के अंदर क्वालिटी कैसे क्रिएट किया जाए, इस पर जोर देना चाहिए। टीचर्स को स्पेशल ट्रेनिंग देनी चाहिए कि बच्चे को जॉब ओरिएंटेड ट्रेनिंग मिले, हमारे बच्चे बेरोजगार नहीं हों। जैसे चाइना जापान में आज हो रहा है जो चीज़ें, आखिर चाइना जापान इतना आगे निकल चुका, हमारा हिंदुस्तान लगभग चाइना से कम हमको लगता है कि जो हम वहाँ की चीज़ें देखते हैं, हालांकि मैं गया नहीं हूँ, लेकिन इंटरनेट के माध्यम से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट और जो भी बिजनेस एक्टिविटी है उसका जो हम लोग स्टडी करते हैं, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि इंडिया करीब चाइना से 200-300 साल पीछे अभी है। जबकि उसका हिस्ट्री अगर चाइना का आप देखेंगे तो चाइना का शोषण तो कई कंट्रीज ने मिल करके जम को लूटा है। चीनी खरबूजे का काटा जाना हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो चाइना को तो इंडिया से भी ज़्यादा लूटा गया, लेकिन इसके बावजूद भी चाइना आज दुनिया का किंग बन गया। और हमारी स्थिति क्या है, क्या है हमारी स्थिति? मेड इन इंडिया कहीं मिलता ही नहीं है, सारी चीज़ें इंपोर्ट हो रही है चाइना से। हर साल इंपोर्ट का परसेंटेज बढ़ रहा है, बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा निगेटिव है। हम क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं? हम छोटी मोटी चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कम सस्ती चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहे हैं। सारी महंगी चीज़ें जिनका दाम ज़्यादा है वैसी चीज़ें हम इंपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो चाहे रेडीमेड चीज़ें हो, सारी चीज़ें बाहर से आ रही है। हम रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इट इज़ नॉट गुड फॉर आवर फ्यूचर। तो सबको मिल करके सोचना चाहिए कि हमारे एजुकेशन में आखिर क्या डिफेक्ट है, जो कि हम एक मत मार्केट तक डेवलप होकर के रह गए। हम एक जैसे चाइना फैक्ट्री बन गया वर्ल्ड का, समूचे इंटरनेशनल जो सप्लाई चेन का वो मास्टर हो गया। तो आखिर इसका रीज़न क्या है?
उसके इतिहास में उलट करके देखना पड़ता है। तो यही हम लोग देखते हैं कि चाइना ने पहले मैन पावर को, क्वालिटी की मैन पावर को स्ट्रॉन्ग किया और उसका यूज किया। हमारे यहाँ वो चीज़, हमारे यहाँ मैन पावर नाम की चीज़ ही नहीं है, सिर्फ भीड़ है, गैदरिंग है। ये जो भीड़ है, ये इसको हम लोग मैन पावर में कैसे चेंज करें, ये प्रोडक्शन हमारा हो और प्रोडक्शन को हम एक्सपोर्ट करें। चाइना के साथ हमारा, चाइना को दुश्मन ठीक है, इंडिया का दुश्मन है, लेकिन उसके अंदर अगर कुछ क्वालिटी है तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उससे सीखना पड़ेगा। 1962 में चाइना ने इंडिया पे अटैक किया, इसका ज़मीन कब्जा किया, अभी भी गलवान में घटना हुई, अभी भी इंटरनेशनल टॉपिक, इंटरनेशनल मैटर पर वो पाकिस्तान का सपोर्ट करता है। सच्चाई है, हम चाइना के गलत चीज़ों के साथ नहीं है, बिल्कुल नहीं। चाइना का जो नव उपनिवेशवाद है उसको तो हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से वो गरीब देशों को कर्ज दे करके फंसा रहा है जाल में, लेकिन उसके अंदर जो पॉजिटिव है वो तो देखना पड़ेगा, उसको हमको उससे सीखना पड़ेगा सिर्फ। तो हम लोगों को क्या चाहिए, हमारी सरकारों को क्या चाहिए, हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट एजेंसीज है उनको क्या चाहिए, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उनको क्या चाहिए। सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए सारे बोर्ड्स बनाए गए हैं, सारी यूनिवर्सिटीज़ बनाए गए हैं। तो इस तरह की परीक्षा कागज़ की डिग्रियां छापने से क्या मिलने वाला, हम क्वालिटी कुछ दे ही नहीं रहे हैं। क्वालिटी लेस एजुकेशन है, सिर्फ क्वांटिटी है, गैदरिंग है। तो हम लोग तो यही कहेंगे कि सरकारें अभी भी संभलने का मौका, हालांकि काफ़ी पीछे हो चुके हैं और बाहरी ताकतें इतनी स्ट्रांग हो चुकी है, जो एक्सटर्नल एलिमेंट्स हैं और जो फॉरेन जो बड़े बड़े कूटनीतिज्ञ हैं, डिप्लोमेट्स हैं, जो नई नई पॉलिसीज बनाते हैं, विशेषकर अमेरिका में, चाइना में, या जो भी इंटरनेशनल लेवल पर बड़े बड़े एजेंसीज हैं, जो लोग बैठे हुए हैं और नया नया रोज़ रिसर्च कर रहे हैं किस तरह से अपना बाज़ार बढ़ाएं और गरीब देशों को जो है अपने माल बेचने के लिए उपयोग करें। हम लोग तो बस वहीं जा रहे हैं, हमारे पास कोई पॉलिसी नहीं है। हमारे यहाँ आज भी चुनाव में मुद्दा यमुना साफ़ करो, गंगा साफ़ करो, नालियाँ बनाओ, पानी दो, यहीं तक हमारा आज का भी मैनिफेस्टो है चुनाव का। फ्री में कुछ पैसे दे देंगे, कपड़े दे देंगे, जूते दे देंगे। हम आज भी वहीं अटके हुए हैं जहाँ 1947 में थे, हमारा आज भी मैनिफेस्टो वही है। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें विचारणीय है, हम चीज़ों को समझें, उसका बदलाव करें, नहीं तो आने वाला दिन, एक लंबे समय तक हम लोग अंग्रेज़ों को गाली देते थे कि अंग्रेज़ ने आया, भारत को लूटा, यहाँ से रॉ मटेरियल ले गए, अमेरिका इंग्लैंड में जा कर के इंडस्ट्री में फैक्ट्री बना करके प्रोडक्ट को यहाँ महंगे दामों में बेचे। सेम सिचुएशन है चाइना के साथ हमारा। आज भी हम सस्ती चीज़ों को चाइना को एक्सपोर्ट कर रहे हैं और वहाँ से महंगी चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं। कुछ नहीं बदला है, सब सिर्फ भ्रम पैदा किया जा रहा है कि बदल रहा है। इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि हम एक बाज़ार नहीं बने, बल्कि फैक्ट्री यहाँ बने, यहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, हम भी एक्सपोर्ट करें। तो इन चीज़ों पर विचार करने की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद।